हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आज एजुकेशन परिवार में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा घूम गया है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एनसीईआरटी चाहिए। अगर एग्जामिनर को एनसीईआरटी चाहिए आज उसको समझ में आया, हम लोगों को बहुत पहले समझ में आ गया था। इसीलिए हम लोगों ने एनसीईआरटी पर इतना बेहतरीन तरीका से काम किया है कि अगर एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो दोबारा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक 3 रूप में डिजाइन किया है। पहला रूप ये है जो आपको इस तरीका से मैं समझाऊंगा, हूबहू उसी तरीके से समझाऊंगा जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और वैसे ही आपको मैं भी ट्रीट करूंगा जैसे कि आप क्लास 6 के बच्चे हैं। यानी कि अगर मैं क्लास 6 का जियोग्राफी आज पढ़ा रहा हूं तो मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि मेरे सामने जो बैठा है क्लास 6 का ही बच्चा बैठा है, तब जाके मैं पढ़ाऊंगा, तब जाके बढ़िया से आपको समझ में आएगा। फिर बात आ जाए क्या सर एनसीईआरटी में सब कुछ पढ़ने लायक है, क्या सब कुछ एग्जाम में आता ही है? मैं कहूंगा कि जी बिल्कुल नहीं दोस्तों, सब कुछ नहीं आता है। तो सर नहीं आता है तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए यही करना है कि आप लोग मेरे साथ रहिए। इस तरीका के जो मैं फॉर्मेट बना के लाया हूं, यहाँ पे कुछ मूल बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, आपको उसी मूल बात को लिख लेना है। क्या करना है? उसी मूल बात को लिख लेना है। फिर आगे मैं चलूंगा तो क्या करूंगा कि आपका एनसीईआरटी का पूरा पेज जो हूबहू किताब है, पूरा किताब को खोलूंगा। अब पूरा किताब को खोलने के बाद आपको यहां से पढ़ाते चलूंगा और आगे बढ़ते चलूंगा। इतना तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो मैं चलता हूं क्लास 6 की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए। चलिए अब थोड़ा सा एक बात और बता दीजिए आप लोग कि क्या रेडी है, आप लोग तैयार है? तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है? चलिए पहला चैप्टर आप लोग अगर यहां देखे होंगे, अगर पहला चैप्टर देखे होंगे तो लिखा है कि सौर मंडल में पृथ्वी। यानी कि आज मुझे जो पढ़ाई करना है, आज मुझे जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ाना है सौर मंडल में पृथ्वी। क्या पढ़ाना है बाबू? सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ाना है, ठीक है? सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में हमको पढ़ाना है, ठीक है? चलिएगा, ये हट जाना चाहिए ना, ये हटता है, ये हट नहीं रहा है। चलिएगा, रहेगा तो कोई दिक्कत ना है। चलिए आगे देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूं भूगोल का। क्या है? भूगोल। अच्छा, जियोग्राफी। जियोग्राफी देखेंगे 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक है जी, जो जी यहां पर लिखा हुआ है, एक है जीईओ जो यहां लिखा गया है, और एक है ग्राफिया जो यहां लिखा गया है। क्या लिखा गया? यहां लिखा गया। यानी कि जियोग्राफी 3 मूल शब्दों के जोड़ने से यह पूरा ज्योग्राफी शब्द क्या होता है? बनता है। तो यहाँ पे पहला शब्द देखेंगे कि जियो का मतलब क्या होता है सर? तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होती है? पृथ्वी होती है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा कि यदि पृथ्वी होती है तो क्या पृथ्वी पढ़ लिए? नहीं। सौरमंडल के अंतर्गत बहुत सारे प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, उल्का पिंड और उल्काश्म आते हैं। तो ये उसी में से पृथ्वी जब ग्रह के रूप में आएगी तो आगे इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी परिभाषा दे रहे हैं तो परिभाषा की तरह देखिए। दूसरा है ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब क्या होता है दोस्त? ग्राफिया का मतलब होता है भैया हमारे शब्द में या आपके शब्द में ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। क्या होता है भैया? लिखना। यानी कि सिंपल से आप क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं अपने हाथों से कि ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना होता है। लेकिन फिर यहां जियो का मतलब बदल जाएगा क्योंकि यहां पे 3 शब्द आ जाते हैं, लॉजी आ जाता है, मेट्री आ जाता है और आइड आ जाता है, ठीक है? तो इन शब्द के बारे में मैं अगले स्लाइड में चलूंगा। तब तक आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगले स्लाइड क्या कर एकदम हूबहू एकदम 0/0 लेवल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि क्लास 6 के बच्चे जैसे पढ़ते हैं आप लोग भी उसी तरीका से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसको 3 रूपों में जानते हैं। कौन कौन रूप है? एक है लॉजिया। अच्छा, लॉजिया का मतलब क्या होता है? लॉजिया का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। क्या करना बाबू? पृथ्वी का अध्ययन करना। नोट करते रहिएगा, पृथ्वी का क्या करना बाबू? पृथ्वी की अध्ययन करना को क्या कहते हैं? लॉजिया कहते हैं। करना, ठीक है? लॉजिया, ठीक है? चलिए अब है मैट्रिया। अब है मैट्रिया। मैट्रिया किसको कहा जाता है? यदि हम पृथ्वी के तापमान को देखते हैं, क्या देखते हैं? पृथ्वी के तापमान को देखेंगे। क्या देखेंगे? तापमान को अगर हम देखते हैं तो इसमें कहते हैं मैट्रिया हो गया। क्या हो गया? मैट्रिया हो गया।
तापमान के अंतर्गत ही आता है मापन करना। ये तापमान हटा दीजिए मेरे कहने से, यहां पर मापन लिख लेंगे और बढ़िया हो जाएगा पृथ्वी का मापन। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का मापन हो जाएगा। ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे एवज में कहूं तो ये ओइड का मतलब क्या होता है या ऑइड का मतलब क्या होता है? तो यह होता है पृथ्वी के अनुरूप। क्या होता है सर? पृथ्वी के आकार के अनुरूप। यानी कि यहां हम लिख सकते हैं मेरे मित्रों, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। आकार के, पृथ्वी के आकार के क्या हो जाएगा? अनुरूप हो जाएगा। एक बात याद रखना है, क्या हो जाएगा दोस्त? आकार के अनुरूप, ठीक है। यानी कि जियो का अर्थ 3 होता है, लॉजिया होता है पृथ्वी का अध्ययन करना होता है, मेट्रिया होता है पृथ्वी के मापन करना होता है, पृथ्वी के आकार के अनुरूप ये क्या होता है? ऑइड होता है। ये मेट्रिया का मतलब, ये पृथ्वी के मापन का मतलब होता है कि मेजर करना। किस रूप में मेजर करना है? जैसे या तो आप देशांतर के रूप में मेजर करें, अंशांश के रूप में मेजर करें, या विषुवत रेखा के रूप में मेजर करें, या आपका अगर कहना चाहें तो त्रिज्या के रूप में मेजर करें। अच्छा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का आकार कैसा है, यानी कि पूरा पृथ्वी के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब धीरे से अगले कदमों में अगर मैं आपको कदमों के साथ आगे बढ़ूं तो अगला शब्द जो आ जाएगा आपको, जो आपको समझाना है आज, वो है भैया हमारे पृथ्वी का, सौरमंडल का पूरा परिचय कि आखिर में सौरमंडल होते क्या हैं, सौरमंडल क्या होते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। तो सुनिएगा, मैं बता रहा हूं सौरमंडल क्या होते हैं। देखिए, जब हम लोग रात में सोते हैं छत पे तो आकाश में ऐसे देखते हैं तो बहुत सारे हमें कुछ वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो चमकती है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जो नहीं चमकती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो अपारदर्शी होती हैं, जो हमारे नजरों के से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं चलते चलते क्या कर रही है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, तो हमको लगता है कि ओ हो वो तारा है चमकते हुए जा रहा है। क्या है? तारा है चमकते हुए जा रहा है। अरे देखें आप लोग, इसमें अगर मूल रूप से मैं अगर बात करूं तो मूल रूप से आप बादल को भी देखते हैं तो बादल भी आपको चलती हुई दिखाई देती है। अब बादल के साथ साथ मेरे भाई अगर तारा भी हम देखते हैं तो तारा भी चलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यहां पे 2 रूप और आ जाएंगे, चमकना और न चमकना। यानी किसी के पास खुद की रोशनी भी दिखाई देती है और किसी के पास खुद की रोशनी नहीं दिखाई देती है। जैसे कि चंद्रमा जो होता है, क्या होता है? चंद्रमा को ले लीजिए, चंद्रमा को यदि मैं कहूं आप लोगों से तो चंद्रमा भी एक प्रकार का एक ऐसा उपग्रह है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें क्या करता है बाबू? दिखाई नहीं देता है। क्या करता है? दिखाई नहीं देता है। कैसे नहीं दिखाई देता है? जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ना बंद हो जाती है तो चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, हो ना हो सर इसके पास खुद की ऊर्जा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि इसकी खुद के पास ऊर्जा नहीं है। यह किसके ऊर्जा से चमकता है? तो यह एक तारे के ऊर्जा से चमकता है। और वो तारा कौन होते हैं? तो सूर्य होते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि जो हम ऊपर आकाश में देखते हैं तब विभिन्न प्रकार के जो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे में अगर मैं कहूँ आपसे, कुछ चल रही होती है, कुछ नहीं चल रही होती है, कुछ चमक रही होती है, कुछ नहीं चमक रही होती है। ये सब जो घटना होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा आपके इसके परिचय में। इसके अंतर्गत चंद्रमा का उदाहरण पूरा परफेक्ट होता है कि चंद्रमा देखिएगा कभी दिखाई देता है, चंद्रमा कभी दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा कभी दिखाई देता है और चंद्रमा कभी दिखाई नहीं देता है। अगला क्रम में अगर मैं पीडीएफ अगर आगे बढ़ाऊं आपको तो आगे आपको खूब बढ़िया से एक बात समझाने का यहाँ पे मुझे मौका मिला है। मौका ये है, ये देखिएगा, चंद्रमा के बारे में मुझे पूरा बढ़िया से समझाना है। तो एक आप लोगों ने शब्द सुना होगा सर, पूर्णिमा क्या होती है? पूर्णिमा का मतलब होता है कि जब एक महीना में एक बार हमें पूर्ण चांद दिखाई दे। सुनिएगा ध्यान से, एक महीना में अगर एक बार हमें पूर्ण चांद दिखाई, मतलब पूरा चांद एक बार अगर हम देख लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्णिमा कहते हैं या पूर्णिमा की रात कहते हैं। पूर्णिमा या पूर्णिमा की रात कहते हैं। यह घटना को कभी कभी हम लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण भी लग गया है। क्या लग गया? चंद्र ग्रहण भी लग गया। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। या यहाँ कहूंगा कि महीने में पूर्ण रूप से चंद्र का दिखाई देना। किसका दिखाई देना? चंद्र का क्या कर देना बाबू? दिखाई देना। यानी कि चंद्रमा का क्या कर देना? दिखाई देना ही क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है पूर्णिमा या पूर्णिमा की रात कहलाता है, पूर्णिमा की रात कहलाता है। यह घटना कब होती है? तो यह घटना तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तब एक ऐसा मौसम आता है कि चंद्रमा का 1/2 जो भाग होता है, चंद्रमा हमेशा 50% ही हमको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है 50%? क्योंकि यह पृथ्वी का उपग्रह है, तब पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है, तो हमेशा इसका सूर्य का आधा पार्ट पृथ्वी क्या कर लेती है? घेर लेती है। तो आधा प्रकाश तो पड़ ही नहीं पाता है चंद्रमा पर। और चंद्रमा भी एक प्रकार का गोल है, तो गोल है, किसी भी चीज को अगर गोल है, अगर आप उसको देखिएगा तो एक बार में एक ही हिस्सा देख सकते हैं। जैसे अगर यह गोल है तो ये दिख रहा है पूरा, तो इसके बगल वाला हमको कभी नहीं दिखाई देगा। यानी कि चंद्रमा हमेशा 50% ही हमको दिखाई देता है। चलिए ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी को लोग आपको आगे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? चंद्र ग्रहण। क्या होते हैं? चंद्र ग्रहण आपको पढ़ाएंगे। एक बात याद रखना है, तो चंद्र ग्रहण में यही घटना घटती है। क्या घटती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या लगता है? तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है मेरे मित्रों? तो वह पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। तो कहेंगे जी सर समझ में आ गया। अब एक समस्या है, अमावस्या क्या होती है सर? तो अमावस्या लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम मिटा देंगे। सर ये अमावस्या क्या होती है? देखिए, अमावस्या का मतलब होता है कि जब सूर्य, जब चंद्र, जब एक महीने में, जब एक महीने में पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई न दे, पूर्ण रूप से चंद्रमा दिखाई न दे। यानी कि यदि कोई चंद्रमा है, अगर एक महीना में वो पूरा रूप से दिखाई नहीं देता है, तो उसे कहते हैं कि सर यह अमावस्या की रात है। किसकी रात है? यह अमावस्या की रात है या अमावस्या है। क्या कहते हैं सर? यह अमावस्या की रात है, जिसमें नागिन उगिन क्या करती हैं? नागिन नाचे गली गली में, ठीक है। अमावस्या की रात है, अपना मनी उगलती है। देखिए सांप के पास कोई मनी नहीं रहता है। दिस इज एक मिथ्या है, इस पर आप फोकस मत करिए, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास 6 के बच्चे हैं, इसलिए मैं सोच के ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। यह जब घटना कब होती है? अमावस्या की घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या की जब घटना होती है तब मेरे दोस्त इसको सूर्य ग्रहण करते हैं। जब सूर्य छुप जाएगा तो सूर्य का रोशनी ही नहीं पड़ेगा चंद्रमा पर, तो किसी तरीके से चंद्र हमें दिखाई नहीं देगा। क्लास 6 की एनसीईआरटी इतना बेहतरीन एनसीईआरटी है कि केवल आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तो मैं वादा करता हूं कि आप इतना अच्छे तरीका से आगे चल जाइएगा कि आगे आपको समझने की दिक्कत ना है। चंद्र कब नहीं दिखाई देगा? जब सूर्य का रोशनी नहीं पड़ेगा। सूर्य का रोशनी नहीं पड़ेगा तो चंद्र दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो कहेंगे जी सर। चलिए, तो यह दोनों बात समझ में आ गया कि आखिर में चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, पूर्णिमा की रात क्या होती है, अमावस्या की रात क्या होती है। बात समझ में आया? अब हम चलेंगे अगले स्लाइड में, देखेंगे। देखिए, जितना आपके एनसीईआरटी में दिया गया है हूबहू वही आपसे हम बात कर रहे हैं। यदि आप बढ़िया से समझे होंगे तो और मजा आएगा। अब कह रहा है कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जब हम लोग आकाश में दिखते हैं तो बहुत सारे पिंड होते हैं जो दिखाई देते हैं, बहुत सारे पिंड जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। आखिर में पिंड नहीं दिखाई देने का क्या कारण होता है, अब पिंड दिखाई देने का कारण क्या होता है? यानी कि जिसके पास ऊर्जा है वो तो ऑटोमेटिक दिखाई देगा, तो वो सूर्य ही दिखाई देता है। तो आखिर में इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना पड़ता है खगोलीय पिंड में? तो यहाँ पे लिस्ट जारी कर लीजिएगा कि सबसे पहले आ जाते हैं तारे। क्या आते हैं दोस्त? तारे आ जाते हैं। और दूसरा नंबर पे आ जाता है ग्रह, और तीसरा नंबर पे आ जाता है सर आपका उपग्रह। कौन आ जाता है? उपग्रह आ जाता है। और चौथा नंबर पे आपके आ जाती है आकाशगंगा। क्या आती है सर? आकाश गंगा आ जाती है मेरे भाई। आकाश गंगा के बाद क्या आ जाता है सर? तो हम कहेंगे सर कि इसी में आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या आते हैं सर? इसी के अंतर्गत आते हैं आपके क्षुद्र ग्रह। आज क्षुद्र ग्रह के ही हम आगे पढ़ाएंगे कि क्षुद्र ग्रह के माई बाप दो होते हैं, उल्का पिंड और उल्काश्म, ठीक है। इतना इसके बारे में आपको जानना है और मुझे भी जानना है। कभी कभी आप लोगों ने नाम सुने होगा धूमकेतु। क्या नाम सुने होंगे? यानी नाम सुने होंगे धूमकेतु। क्या नाम सुने होंगे भैया? धूमकेतु सुने होंगे। क्या सुने होंगे? धूमकेतु सुने होंगे। तो धूमकेतु भी यहीं आता है, उल्काश्म भी यहीं आता है, उल्का पिंड भी यहीं आता है। इन सब के बारे में हमें लाइन बाय लाइन से पढ़ना है, ठीक है। तारे आप लोग जानते हैं कि तारे जो होते हैं,
तारे के पास खुद की ऊर्जा होती है, इसमें ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण हमें हमेशा क्या होता है, दिखाई देता है, चमकता रहता है। ठीक है, यानी कि यह ऊर्जा के लिए किसी और चीज पर निर्भर नहीं रहता है। इसी के अंतर्गत एक सूर्य आते हैं, क्या आते हैं, इसी के अंतर्गत एक सूर्य आते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। यह तारा इसलिए है क्योंकि इसके पास खुद की ऊर्जा होती है, इस पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। यानी कि मैं कहूं तो सौर प्रणाली का जो जन्मदाता होता है उसे सूर्य को माना जाता है। यानी कि अगला अध्याय, अगले इसी में हम लोग सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो ये ग्रह होते हैं, आप जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में मुख्यतः 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8। पहले हमारे 9 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 2006 में मेरे बाबू, 2006 में एगो प्लूटो का जो चांद होता है, किसका चांद होता है दोस्त? एगो प्लूटो का जो चांद होता है उसे हटा दिया गया है और उसे वो 52 ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। तब वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह के बारे में हम आगे खूब बढ़िया से चर्चा करेंगे कि 8 ग्रह हैं कौन। ठीक है, ये देखिएगा, तो बीच में आपको दिख रहा होगा कि ये सूर्य है और सूर्य के बगल में ये बुध है, बुध के शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है, मंगल के बाद ये यूरेनस दिख रहा है। तब मंगल के बाद यूरेनस के बारे में मत आइएगा, ये मंगल के बाद आ जाना है। तो अगर यहाँ देख रहेंगे पृथ्वी है, बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। ठीक है, इस तरीके से 8 ग्रह के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बस यहां तक यही सेवा थी। अब उपग्रह क्या होते हैं? देखिए, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं उसको ग्रह कहते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या 8 होती है। लेकिन जो ग्रह के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाएं उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जितने भी ग्रह हैं, अगर बुध और शुक्र को छोड़ दिया जाए तो सबके पास अपने अपने एक उपग्रह हैं। जैसे अगर पृथ्वी की ही बात करूं तो चंद्रमा उसका एक उपग्रह है। जैसे कि मैं कहूं सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो कहेंगे शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। बात समझ में आ गया? इनके बारे में पढ़ेंगे तो इनके बारे में, चंद्र के बारे में पढ़ लेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आकाशगंगा क्या होती है? कहा जाता है कि असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा जो है भैया, उसका नाम मंदाकिनी है। क्या है? थोड़ा सा, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है दोस्त? तो उसका नाम मंदाकिनी है। क्या है मेरे मित्रों? मंदाकिनी है। ठीक है, मंदाकिनी। लेकिन मंदाकिनी का भी एगो बहिन है जिसको एड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको एड्रोमेडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको एड्रोमेडा कहा जाता है। एक बात याद रखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी सर एड्रोमेडा कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा। अब है भैया क्षुद्र ग्रह। कौन ग्रह है? क्षुद्र ग्रह है भैया। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं सर? क्षुद्र ग्रह का एक बेल्ट का पेटी चलता है। बेल्ट का क्या चलता है? पेटी चलता है, जो कि हम कहेंगे तो यह बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए। यहाँ पृथ्वी है तो मत समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं कि यह बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में यह छोटे छोटे क्या होते हैं? पत्थर के टुकड़े होते हैं। और यही पत्थर के टुकड़े क्या होते हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति के गुरुत्व आकर्षण बल के कारण खिंचाव में रहते हैं। लेकिन जब इनकी गति या जब इनका गुरुत्वाकर्षण बल अगर ये क्षुद्र ग्रहों पे कम पड़ जाता है तो यह सीधे पृथ्वी पे आ गिरते हैं। तो अगर पृथ्वी पर आके गिर गए तो कहेंगे कि उल्का पिंड। अगर गिर गया तो एक नाम हो जाएगा उल्का पिंड। अगर नहीं गिरा, हवाओं के घर्षण के दबाव से जल के राख हो गया उधर ही, अगर हवाओं के घर्षण से जल के अगर राख हो जाता है तब जाके वहां पर हम कहेंगे कि सर इसको कहते हैं उल्कास्म, या हमनी के कहन या अपना भाषा में टूटता हुआ तारा। गब्द हाथ लेके कहम जाए भगवान नौकरी हमरा को दे दे हो, नौकरी हमके दे दीजिए। ठीक है, इसी को कहा जाता है। अब धूमकेतु कुछ नहीं होती है, यह धूल और कण से मिलाकर एक गैसीय गोला होता है जिस पर कभी कभी प्रकाश जब पड़ता है तो चमकने लगते हैं, उसे ही धूमकेतु कहा जाता है। इसके बाद और कुछ जानने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम चलेंगे अगला रूप में लेके कि अगला रूप क्या कह रहा है इसका। ठीक है, चलिए। लास्ट में मैं आपका पूरा एनसीईआरटी का बुक यहां लगाऊंगा। अब पूरा एनसीईआरटी का बुक लगाने के बाद आपको पढ़ा के ही हम एक एक चैप्टर एक दिन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। देखिएगा, जब आप लोग कभी पंडित जी के यहाँ जाते होंगे तो वहां पे नक्षत्र मंडल की बात होती है। किसकी बात होती है? नक्षत्र। कहीं कि हे नक्षत्र में पैदा भइल बड़ा तो हई हो जाई, तो हऊ हो जाई, तो लड़का 27 में पड़ल बा, तो लड़का फलाना में पड़ल बा, तो लड़का के हई नाम रख, लड़का के हऊ नाम रख। ये किससे? ये ग्रह की गति से होता है।
लेकिन ग्रह की गति से भी क्या कहते हैं, एक तारा होते हैं जो 7 नक्षत्र मंडल में वो नक्षत्र को बताने वाला एक तारा होता है। उदाहरण में जिसका कहते हैं उर्सा मेजर, क्या कहते हैं, जिसको उर्सा मेजर कहा जाता है। उर्सा मेजर को एक और जाना जाता है, जानते हैं, शिकारी पक्षी के नाम से, शिकारी तारा के नाम से भी इसे ऊर्जा मेजर को जाना जाता है। क्या जाना जाता है, शिकारी तारा के नाम से भी इसे कभी कभी जाना जाता है। क्या जाना जाता है, शिकारी तारा, क्या कहा जाता है, शिकारी तारा के रूप में इसे जाना जाता है। याद रखना है। यह कितने रूप में होते हैं, तो 7, गिन भैया गिन, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, यानी कि 7 तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कभी कभी इसे सप्त तारा भी कहते हैं, सप्त ऋषि तारा भी कहते हैं। नोट करिएगा, क्योंकि ये सवाल आपसे पूछेगा कि सप्त ऋषि तारा जो होता है वो कितने तारों का समूह होता है, तो कहिएगा कि 7 तारे को समूह को सप्त ऋषि तारा कहा जाता है। यह तारे हमको दिखाई देते हैं, यह तारे हमको उत्तर दिशा में, सॉरी पूर्व पश्चिम, हाँ, कभी कभी इसकी दिशाएं जो हमको दिखाई देती है वो दिखाई देती है पश्चिम दिशा में। कहाँ दिखाई देती है, वो हमको पश्चिम दिशा में दिखाई देती है। एक बात याद रखना है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी कभी इसे बिग बियर भी कहा जाता है। क्या कहता है, इसे कभी कभी बिग बियर भी कहा जाता है। नोट करिएगा, क्या कहा जाता है, बिग बियर भी कहा जाता है, बिग बियर भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे अगर समझ में आ गया होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आता है कि ध्रुव तारा, ठीक है। ध्रुव तारा क्या होता है ये आपको समझना है। एक बात बताओ, यहां जो तारा आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से जब देखिएगा, ये जब 7 गो तारा दिख रहे हैं तो यहां पर एक और तारा एक दिख रहा है जो कि इस्टरा है। क्या है, इस्टरा है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। फिर कहेंगे सर ध्रुव तारा का काम क्या होता है, तब प्राचीन काल में ध्रुव तारा का उपयोग समय देखने के लिए किया जाता है। समय का मतलब क्या होता है, दिशा, समय का मतलब दिशा, समय के अनुसार यह दिशा देखने के लिए किया जाता है। तो लिख लीजिएगा कि इसका प्रयोग बाबू, इसका प्रयोग प्राचीन काल में दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता था, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ में आ गया होगा। तो कहेंगे जी सर, ठीक है, दिशा निर्धारण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह कभी अपना स्थान ही नहीं परिवर्तन करता है। लिख लीजिएगा, ये दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, यह अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। क्या नहीं करता है दोस्तों, तो यह अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है। अच्छा, नहीं करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा इसको देखकर दिशा का निर्धारण लगाया जा सकता है। तो यह किस दिशा में दिखाई देता है, तो लिखिएगा यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। किस दिशा में, यह हमेशा उत्तर दिशा में काटेगा रे, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। उत्तर दिशा में क्या करता है, दिखाई देता है। ये रहा आपका कौन सा, तो इसे कहते हैं ध्रुव तारा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्रुव तारा का प्रयोग प्राचीन काल के जो लोग होते हैं वो दिशा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया करते थे। यह तारा हमेशा कहाँ दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसका स्थान परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना। किसी भी ज्ञात करने के हेतु यह जो सप्त ऋषि के बाद यही एक तारा है जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है, इतना बात नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, नक्षत्र मंडल भी समझ गए। नक्षत्र मंडल में सप्त ऋषि होते हैं, 7 तारों के समूह को सप्त ऋषि कहा जाता है, ठीक है। इसके सहायता से हम कुंडली उंडली भी बता सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे कि अगला क्या कह रहा है, ठीक है दोस्त, अगला क्या कह रहा है इसके बारे में देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिएगा, अब आगे हैं ग्रह। क्या है भैया, ग्रह। हेडिंग क्या है, ग्रह। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हेडिंग में ग्रह है तो मैं यहां लिखूंगा कि ग्रहों की जो संख्या होती है, क्या होती है, ग्रहों की संख्या। लिखिएगा, ग्रहों की संख्या पहले कितनी थी, तब पहले लिखिएगा 9 थी। कितनी थी भैया, ग्रहों की संख्या जो थी पहले 9 थी। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि वर्तमान में कितनी है तो कहिएगा वर्तमान में कितनी है सर, तब अरे भाई मत काटो ना, ये वर्तमान जो है ना, वर्तमान में जो इसकी संख्या है वो कितनी है, 8 है।
8 है, इसका मतलब कभी ना कभी किसी को निकाला गया होगा। तो 2006 में प्लूटो को, क्या भैया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर, किसकी, ग्रह की श्रेणी से निकालकर, ग्रह की श्रेणी से निकालकर ग्रह की श्रेणी से निकालकर कहाँ रखा गया, ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। कहाँ रखा गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। एक बात याद रखना, श्रेणी में क्या किया गया था, श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, रखा गया है। चलिए, ये बात हो गई ग्रहों की। ये क्या हो गई, ग्रहों की। ये ग्रह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ग्रह आप लोग देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये ग्रह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ग्रहों की श्रेणी में दो प्रकार के ग्रह की श्रेणी होती है। एक होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य। क्या होती है, एक होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य। तो मैं इसके बारे में बता देता हूं, थोड़ा सा मिटाऊंगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे मैं लिखता चलूंगा, यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले मैं लिखूं तो चल भैया, ये सूर्य को बना लेते हैं। मान लेना कि ये सूर्य, क्या है, सूर्य। सूर्य के बाद मैं अगर बात करूं, छोटा छोटा बनाऊंगा, तो इसका नाम है भैया बुध। क्या है, बुध के अगर मैं बात करूं तो बुध के बाद कौन हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे। शुक्र के बाद कौन हो जाएंगे, तो शुक्र के बाद आपकी पृथ्वी हो जाएगी। आप पृथ्वी के बाद कौन हो जाएंगे, तो पृथ्वी के बाद आपका मंगल साहब हो जाएंगे। अब मंगल के बाद कौन हो जाएंगे, तो यह बृहस्पतिवार हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएंगे। अब बृहस्पति के बाद कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे शनि देवता जी। कौन हो जाएंगे, शनि देवता जी होंगे। और शनि के बाद कौन हो जाएंगे, अरुण भैया हो जाएंगे। अरुण भैया के क्या हो जाएंगे बाद, वरुण भैया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वरुण भैया हो जाएंगे। यानी कि यही 8 ग्रह है जो सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में आपको दिखाया गया है। तो एक बात बताइए, जब सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में आप लोगों ने इसको देख ही लिया है, तो थोड़ा सा एक एक करके मैं चर्चा कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। एक एक करके मैं चर्चा करता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे बुध है, बुध के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखिएगा। आप देख सकते हैं कि यह सूर्य के सबसे पास है, तो लिखिएगा यह सूर्य के सबसे करीब है। सूर्य के सबसे क्या है, करीब है। क्या है भैया, करीब है, याद रखिएगा। सूर्य के सबसे करीब है। यह 88 दिन में, यह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। क्या लगा लेता है, एक चक्कर यह क्या कर लेता है, एक चक्कर लगा लेता है। किसका लगा लेता है, सूर्य का लगा लेता है। ठीक है, इसके पास कोई भी उपग्रह ना है, उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। एक और मैं बात बता देता हूं कि जितना यह सूर्य के पास है, इस पर दिन अत्यधिक गर्म होता है, रात अत्यधिक ठंडी होती है, जिसके कारण इसमें मानव मिशन भेजना इनपॉसिबल, माने एकदम ना के बराबर है। क्या है, ना के बराबर है। दूसरा अगर आप लोग देखे होंगे मेरे भाई, तो दूसरा यहाँ पे एक देख लीजिएगा, तारा है, एक ग्रह है जिसका नाम शुक्र है। क्या है, शुक्र को जानते हैं, इसको भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता, लिखते चलिएगा। भोर का तारा प्लस पृथ्वी की बहिन, पृथ्वी की भगिनी या बहिन, भगिनी या बहिन कहा जाता है, बहिन कहा जाता है। या इसे भोर का तारा कहते हैं, या इसे भोर का तारा कहते हैं, या इसे सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। नोट करते रहिएगा, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। या इसको यह सबसे चमकीला ग्रह है, यह सबसे, लिखते चलिएगा, यह सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है, यह सबसे चमकीला ग्रह है। एक बात नोट करिएगा, बात खत्म हो गई। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। नोट करिएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास भी कोई इसका चक्कर लगाने वाला नहीं है। एक और बात यहाँ समझ लीजिएगा बाबू कि यह जो शुक्र होता है ना, यह सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो लगाता है पूरब से पश्चिम। कैसे लगाता है, तो पूरब से पश्चिम लगाता है। एक बात याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात अगर मैं करूँ तो ये कर सकता हूँ, किसका, पृथ्वी महारानी का। किसका कर सकते हैं, पृथ्वी का। तो लिखिएगा, देखिए सूर्य से बढ़ते दूरी क्रम में 1 2 3, यानी कि सूर्य से दूरी के क्रम में कितने नंबर पे आ जाएगा मित्र, तो कहेंगे सर यह तीसरा नंबर पे। कितना नंबर पे,
3 नंबर पे। लेकिन यदि आकार में कहेगा मेरे दोस्त, आकार में अगर कहेगा तो इसका स्थान कितना आता है, 5वां आता है। इस पर 2/3 पानी है, इस पर कितना बट्टा, 2/3 क्या है, पानी है। ठीक है, इसलिए इसे कभी कभी नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं। जानते रहे कि ना, मार के मुँह भाई तुमको चिन्हबे ना कैले, ठीक ना। क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। एक बात याद रखना है, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर भी घूमती है, या घूमते 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 सूर्य का चक्कर भी लगाती है। यानी कि पृथ्वी 2 गतियां करती हैं। गतियां अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, इसको 2 गतियां करती हैं। एक है भैया दैनिक गति, या एक है दैनिक गति कहते हैं, या घूर्णन गति कहते हैं, या एक है भैया वार्षिक गति। याद रखिएगा, इसी दोनों गति का एक और नाम है परिभ्रमण और परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य का चक्कर लगाएगी, आप परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पे घूमेगी। तो अपने अक्ष पर घूमेगी तो दिन रात होगा, क्या होगा, दिन रात होगा। इसके अक्ष पे घूमने का टाइम होता है 23 घंटा 56 मिनट और 16 सेकेंड। ये रही आपकी पृथ्वी। अब आ जाते हैं मंगल ग्रह पे। किस पे आ जाते हैं भैया, तो कहिएगा सर ये अब हमको मंगल ग्रह पे आ जाते हैं। लिखिएगा, इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, इसे लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं सर, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, लिखिएगा, इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं, इसके 2 उपग्रह हैं भैया। पहला का नाम है फेबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। दूसरा का क्या नाम है दोस्त, डिमोस नाम है। दूसरा क्या नाम है, डिमोस नाम है। यह जो डिमोस है यह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अब गिन भैया, 1 2 3 4, ये जो 4 ग्रह अभी तक हम आपको पढ़ाए हैं, यह 4 ग्रहों को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। यानी कि यह जो ग्रहों की श्रेणी है इसमें चट्टानें पाई जाती है, यानी कि इस पर मानव जाके अपना पांव रख सकता है। ठीक है, इस पे चट्टानें पाई जाती है, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। कभी कभी इस चारों ग्रहों को लघु ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहता है, लघु ग्रह भी कहा जाता है। एक बात याद रखना है, क्या कहा जाता है, लघु ग्रह भी कहा जाता है। तो कहेंगे जी सर हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिएगा, ये चारों को क्या कहते हैं सर, तो ये चारों जो ग्रह है बाबू, इस चारों ग्रह को हम क्या कहते हैं, तो बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र, बाह्य ग्रह कहा जाता है चारों को। कौन कौन है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। चारों के बारे में मैं पढ़ा के ही जाऊंगा, चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा, थोड़ा सा मुझे मिटाने का टाइम दे दीजिए ताकि मैं मिटा दूं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे मिटाने का टाइम दीजिए ताकि मैं मिटा दूं। ठीक है, और फिर पुनः आपको एक बार इसके बारे में पढ़ा दूं। ठीक है, चलिएगा, चलिए ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा तो खूब आसानी से और बढ़िया से हम लिख के पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इस पे, किस पे आ जाएंगे, बृहस्पति। बृहस्पति से कैसे सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया है जो आपके जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखिएगा, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किसका है भैया, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है दोस्त, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, लिखिएगा, देखिएगा, यहां से 4 अब किस ग्रह में आएंगे, बाह्य ग्रह में आएंगे। यानी कि यह जो चारों जो बने हैं यह बने हैं गैसों से। किससे मिलकर बने हैं, लिखिएगा, यह गैसों प्लस वलय से मिलकर बने होते हैं। वलय से मिलकर बने होते हैं। कौन बने होते हैं, तो यह बाह्य ग्रह जो चारों ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लिखिएगा इसके बारे में, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है भैया, सबसे अगर बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है जिसका नाम है भैया ज्ञानीमीड। क्या नाम है, ज्ञानीमीड है। एक बात नोट करिएगा।
अगला सवाल अगर ये पूछेगा शनि को, तो शनि भी देख लीजिएगा, शनि को इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है, शनि को इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। ये सबसे बड़ा 1 नंबर पे आता है, ये सबसे बड़ा 2 नंबर पे आता है, यह सबसे बड़ा 3 नंबर पे आता है, सबसे बड़ा 4 नंबर पे आता है। मैं ये बात नहीं लिखाऊंगा कि सूर्य से बढ़ते दूरी क्रम में बृहस्पति का नंबर पे आता है 1 2 3 4 और 5, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बृहस्पति किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और शनि के बीच में होता है। तो ये सब ईच बीच वाला काम अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका जानते हैं शनि जो होता है, इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। क्या पाते हैं, वलय पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। फिर आपके दिमाग में कि वलय पाए जाते हैं तो इनकी संख्या होगी, तो मैं कहूंगा कि जी इनकी संख्या कितनी है, 7। वलय कुछ नहीं होता है, एक प्रकार का इसको घेरे हुए रिंग ऐसे होता है, ठीक है, जैसे चक्रव्यूह घेरा रहता है। अब आ जाता है अरुण। अरुण जो होता है मेरे मित्र, अरुण को क्या कहते हैं, कभी कभी आप लोग अरुण अपने अक्ष पर, अरुण जो अपने अक्ष पर झुके होने के कारण अरुण क्या है, अरुण जो है ना भैया, अरुण 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 जो है, मिट गया क्या, चलिए, अरुण अपने अक्ष पर, अरुण जो है भैया अपने अक्ष पर झुका होता है। क्या होता है, अपने अक्ष पर झुका रहता है। क्या रहता है दोस्त, अपने अक्ष पर झुका रहता है, झुका रहता है, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, कभी कभी इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। एक बात याद रखना, कहा जाता है, ठीक है। तो कहेंगे जी सर समझ में आ गया। इसका एक उपग्रह होता है जिसका नाम अरुण, अरुण है ना, जिसका नाम है भैया टाइटन। क्या है भैया, टाइटन, टाइटन। अच्छा इसका ना लिखवाएं क्या, शनि का, शनि का इसका होता है टाइटेनियम, 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 इसका टाइटेनियम होता है, और शनि का टाइटन होता है। शनि का क्या होता है, टाइटन उपग्रह का नाम है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अरुण देखिए, वरुण देखिए, यह भी जो चक्कर लगाता है, ये जो चक्कर लगाता है, ये और शुक्र दोनों पृथ्वी का चक्कर पूरब से पश्चिम लगाते हैं, यानी कि उल्टा दिशा में लगाते हैं। ये अरुण जो है भैया, अरुण को हारा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, अरुण को कभी कभी हारा ग्रह कहते हैं, एक बात याद रखना है, ठीक है। अरुण के चारों तरफ भी वलय हैं, लेकिन इसके वलयों की संख्या कितनी है, 5 है। और इसके सबसे बड़ा उपग्रह जो होते हैं, इसके सबसे बड़ा जो उपग्रह होते हैं सोना, वो क्या है भैया, ट्रिटोन है। क्या है, ट्रिटोन है। क्या है, ट्रिटोन है, ठीक है। अब मैं चलूंगा, सारे ग्रहों के बारे में मैं बता चुका हूं, तो मैं फिर अगले श्रेणी में चलूंगा। आपको आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह क्या होते हैं, दोनों समझ में आ गया। आंतरिक ग्रह मतलब ये मंगल के इधर वाला 4 आंतरिक ग्रह होते हैं और उधर वाला 4 बाह्य ग्रह होते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखिए दोस्त, अगला सवाल। चलिए क्या कह रहा है, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ठीक है। देखिए कभी कभी आप लोग देखें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, जो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा शायद आप लोग देखें। देखिए ये देखिए, ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये हो गया पृथ्वी, या ये हो गया मंगल। ये क्या हो गया, मंगल, यानी कि मंगल ये हो गया। ये हो गया आपका बृहस्पति। क्या हो गया, ये जुपिटर इसको कहते हैं इंग्लिश में, बृहस्पति। इसके बीच में देखिएगा तो इतना मोटा सा ये जो छल्ला आपको दिखाई दे रहा है, ये छल्ला जो दिखाई दे रहा है, ये छल्ला जानते हैं किसका है, ये छल्ला छोटे 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 पत्थरों का है। माने इतने छोटे पत्थर हैं कि पृथ्वी के 100 गुने से भी बड़ा है, इतने छोटे पत्थर हैं कि पृथ्वी के 100 गुने से भी बड़ा होते हैं। तो जब यह क्या होता है कि दोनों के गुरुत्व आकर्षण बल के कारण यह आपस में चिपके रहते हैं, लेकिन यह भी गति करता है, यह भी गति करता है। जब दोनों में मिसमैच हो जाता है तो इसमें से एक पत्थर क्या होता है, गिर कर पृथ्वी पर नमस्कार करने के लिए आने लगता है। तो उसे देखो, पहला कहानी, यदि समझिए ध्यान से, यदि यह क्षुद्र ग्रह, तो लिखिएगा यह छोटे 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 पत्थरों के छोटे छोटे पत्थरों के क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। लिखिएगा यह मंगल और बृहस्पति के बीच में, बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। देख लीजिएगा, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब कहानी हो जाता है कि जब इसी में से टूट के एक आ जाता है, सुनिएगा, अब इसका एक जोड़ुआ भाई ये लिख रहे हैं, इसी में का एक नाम है उल्का पिंड, याद रखिएगा,
उल्का पिंड लिख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं उल्का पिंड। ए का नाम है भैया उल्कास्म, क्या है? उल्कास्म, उल्कास्म, ठीक है। यदि क्षुद्र ग्रह आए उधर से पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आके गिर जाए, क्या हो, गिर जाए, तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी के सतह पर गिर जाना, पृथ्वी के सतह पर गिर जाना क्या कहलाता है? उल्का पिंड कहलाता है। इससे द्वारा निर्मित एगो भारत में झील है, जिस झील का नाम है लोनार झील। ये बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। जितना बात हम पढ़ा रहे हैं अगर नोट कर लीजिएगा तब पुनः कभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मैं सारा एनसीईआरटी का मैं एक पूरा एक एक पेज पढ़ूंगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। अब आ जाता है उल्कास्म। उल्कास्म क्या होता है सर? उल्कास्म कभी कभी ऐसा होता है कि जब एस्टेरॉयड जब ये टूट के जमीन पर धीरे धीरे गिरने लगते हैं तो हवाओं का दबाव होता है। जब हवाओं का दबाव जब होता है तो उसमें घर्षण पैदा होती है। देखिए अपना हाथ ऐसे ऐसे करिए, हाथ गर्म हो जाता है, तो सोचिए कि वो इतना स्पीड से आएगा, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इतना तेजी से खींचेगी तो क्या हो जाएगा? वो जल के राख हो जाएगा। तो लिखिएगा कि ऐसा पिंड जो हवा में जलकर राख हो जाए, क्या हो जाए? राख हो जाए। ठीक है, यही कहानी कह रहा है उल्कास्म। ये दोनों किसका भाग होते हैं? तो उल्का पिंड का ही भाग होते हैं। किसका भाग होते हैं? उल्का पिंड का ही भाग होते हैं, ठीक है। अब मुझे लगता है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है उसमें उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्कास्म क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, यह तीनों बातें आपको खूब अच्छी तरीका से मैंने समझा दिया है। अब मैं बढ़ूंगा अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड क्या कह रहा है उसको मैं लूंगा और उसके बाद पुनः आपको एक बार पुनः समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिएगा, अब बात आ जाती है यहाँ पे सौरमंडल की, सोलर सिस्टम की। किसकी बात आ जाती है बाबू? सोलर सिस्टम की बात आ जाती है। चल भैया, सोलर सिस्टम की बात आ जाती है। आखिर में सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिंपल बात है, सोलर सिस्टम में सौरमंडल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ग्रह मिलेगा, उपग्रह मिलेगा, तारे मिलेंगे, उल्का पिंड मिलेंगे, क्षुद्र ग्रह मिलेंगे। इसी में आपके धूमकेतु सब पाए जाते हैं, ठीक है। आखिर में इसको जीवित कौन रखा है? सौरमंडल को जीवित कौन रखा है? तो सौरमंडल को एक ही व्यक्ति जीवित रख सकता है जिसके पास खुद की ऊर्जा है, यानी कि तारा। क्या है? तारा। अब तारे में भी जीवित कौन रखा है? तो तारे में भी जीवित रखा है आपका सूर्य। तो मैं पुनः नहीं लिखूंगा कि सौरमंडल में क्या क्या पाया जाता है। तो सौरमंडल में तारे पाए जाते हैं, ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं, आकाशगंगाएं पाई जाती है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, उल्का पिंड पाए जाते हैं और उल्कास्म पाए जाते हैं। तो ये सब हमको आपको नहीं बताना है। इसको देखिएगा, तो ये सौरमंडल के अगर मैं कहूँ ब्रह्मांड के केंद्र में अगर कोई है तो क्या है? सूर्य है। आज सारे ग्रह और उपग्रह इसके क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ये बात आपको देखना है, ठीक है। यानी कि सूर्य के बारे में हमको थोड़ा सा पढ़ना है, तो सूर्य के बारे में आगे हम पढ़ा दे रहे हैं कि सूर्य क्या होता है, ठीक है दोस्त। चलिए, अब यहां पे पढ़ेंगे हम सूर्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्त? तो सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चल भैया, सूर्य देख सकते हैं। सूर्य क्या है? तो सवाल क्या क्या दिया है एनसीईआरटी में, कैसे कैसे पूछता है, तो लिखिएगा यह एक, सूर्य के बारे में लिख रहे हैं, यह एक तारा है। क्या है? एक तारा है। क्या है? तारा है। इसे सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। सौरमंडल का क्या कहते हैं? जन्मदाता कहा जाता है। किसे? सूर्य कहा जाता है। लिखिएगा, इसके पास खुद की ऊर्जा होती है। इसके पास खुद की ऊर्जा होती है। क्या होती है? खुद की ऊर्जा होती है। क्या होती है? खुद की ऊर्जा होती है, ठीक है। लिखिएगा ध्यान से, ऊर्जा का स्रोत जो होता है, इसमें ऊर्जा का स्रोत जो होता है, ऊर्जा का जो स्रोत होता है, स्रोत वो क्या होता है? वो नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? वो नाभिकीय संलयन होता है। एक बात याद रखना, क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम है टॉलमी साहब ने बताए थे हमको कि एक बात है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य नहीं है, पृथ्वी है। सारे ग्रह, उपग्रह और तारे किसका चक्कर लगाते हैं? तब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक और व्यक्ति है, आया कोपरनिकस भाई।
कोपरनिकस भाई ने कहा कि नहीं 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 नहीं, टॉलमिया झूठ बोल रहा है, साफ झूठ बोल रहा है। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सारे ग्रह और उपग्रह इसका क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यही है आपका सूर्य। सूर्य के बारे में अगला चैप्टर में और खूब बढ़िया से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत ना है। ठीक है, चलिएगा अगला जो सवाल है भैया, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, चलिएगा पृथ्वी से क्या क्या सवाल है, तो ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू से मैं बताया हूं कि पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा भी मैं आपको बताया हूं। तो क्या बताया भैया, पृथ्वी के बारे में आप ये जानते हैं कि सर ये जो पृथ्वी है हमारे, जो पृथ्वी है भैया हमारे, यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा 5वां ग्रह है, अभी बताए हैं। सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में 3रा स्थान पे आता है। कितना स्थान पे आता है, 3रा स्थान पे आता है। यह एक चट्टानी है। क्या है, यह एक चट्टानी है। लिखिएगा इसके बारे में, लिखिएगा यह सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में, बढ़ते दूरी के क्रम में 3रा स्थान पर आती है, 3रा स्थान है। ठीक है दोस्त, लिखिएगा आकार में कितना है, 5वां है। ठीक है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं। अभी लिखवाए हैं, इसे नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। और ग्रह लिख लीजिएगा, यहाँ छूट गया, ग्रह कहते हैं। लिखिएगा इस पर 2/3 पानी है। इस पर क्या है दोस्त, इस पर 2/3 क्या है, पानी है। एक बात याद रखना है। कहेंगे जी सर इतना बात अगर बता रहे हैं तो बढ़िया बात आ रहा है। ठीक है, एक और बात मैं बता दूं, यह ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा है। लिख लीजिएगा कि पृथ्वी यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। थोड़ी क्या है, चपटी है। ध्रुवों पर ये क्या की है, थोड़ा सा ध्रुव पर इसका चपटा होने का हमको ये मिला है। ठीक है, इसका सबसे निकट जो अगर तारा कहेगा तो सूर्य है, सबसे निकट तारा कहेगा तो सूर्य है, और सबसे निकट उपग्रह कहेगा तो जिसका नाम हम लोग जानते हैं चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे तो पृथ्वी के बारे में इसके अगला जो हिस्सा है अगले अध्याय में हमको पढ़ने का मिले, क्योंकि 6 से 8 तक पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा पार्ट करके इसको दिया रहता है पृथ्वी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है, अगला हेडिंग देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब कह रहा है चंद्रमा कह रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, चंद्रमा कर रहा है। सबसे पहले चंद्रमा के बारे में मैं बता दूं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र इकलौता उपग्रह है। आप जानते हैं यह पृथ्वी का चक्कर कम से कम 27 दिन में एक बार लगा लेता है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, तो 27 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। कितना दिन में, 27 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। ये भी बात आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो कहेंगे जी सर हमको पता है। आपको पता है कि नहीं पता है, चलिएगा। ठीक है, हेलो हेलो, एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक ठीक ठीक, हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक, कमेंट करिए, आपका जवाब हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बात पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, 27 दिन में जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। पृथ्वी का मात्र एक क्या है, उपग्रह है। अगर कहें कि इसका औसतन दूरी कितना है पृथ्वी से, तो 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। अगर कहेगा कि न्यूनतम कितना है तो 3,60,000 के आसपास है। अधिकतम कहेंगे तो 4 लाख है। ये लिखने की जरूरत ना है, ये नहीं पूछा था, लेकिन औसत दूरी लिखना है। लिखिए यह 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 किसका है, यह पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। मात्र एक उपग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, इस पर वायुमंडल नहीं है, इस पर वायुमंडल नहीं है, नहीं है। ये हमेशा 1/2 भाग दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्या देता है, दिखाई देता है। लिखिएगा पृथ्वी से
पृथ्वी का चक्कर, पृथ्वी का एक चक्कर, एक चक्कर 27 दिन में लगा लेता है। कितना दिन में? 27 दिन में लगा लेता है, लगा लेता है। कितना दिन में? 27 दिन में लगा लेता है। फिर अगला अगर मैं बात करूं, बढ़िया से बात करूं तो याद रखिएगा, एक चक्कर 27 दिन में लगा लेता है। लिखिएगा पृथ्वी से, पृथ्वी से अधिक, पृथ्वी से औसतन दूरी लिखिएगा, औसतन, औसतन दूरी, औसतन दूरी जो होता है 3,84,000 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, 3,84,365 किलोमीटर पूरा लिख लीजिएगा। 3,84,365 किलोमीटर होती है। यहाँ पे जीरो छूट गया है, बीच में जीरो लगा लीजिएगा। ठीक है, 3,84,365, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक तो है, 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। बस यही है चंद्रमा की कहानी। इससे ज्यादा चंद्रमा के बारे में नहीं जानना है। चंद्रमा पे अवसादी चट्टान भी पाए जाते हैं, चंद्रमा पे गड्ढा भी पाया जाता है, इसमें मैदानी भी भाग पाया जाता है, इसमें पहाड़ी भी भाग पाया जाता है। यानी कि चंद्रमा में सब कुछ का गुण होता है। मानव मिशन भारत आज तक नहीं किया है। एक बार 1969 में अमेरिका ने किया है, सच की झूठ वही जानता है। लेकिन मैं इतना बात जरूर आपको बता देता हूं, बढ़िया से समझ जाइएगा जो मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने इस पर चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 1 सब लॉन्च किया है। भारत दक्षिणी भारत पर पहुंचने वाला चांद पर पहला देश बन गया है। एक बात याद रखें, ठीक ना। चलिएगा, अगर कहिएगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये चंद्रमा भगवान भी आपका खत्म हो गए। चंद्रमा जब खत्म हो जाते हैं, यानी कि चंद्रमा के बाद सारा का सारा चीज अब क्या हो जाते हैं, आपका यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। अब चंद्रमा के बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड और उल्काश्म मैं अच्छी तरीका से आपको बता चुका हूं। उल्काश्म और उल्का पिंड अच्छी तरीका से बता चुके हैं। अब मैं चलूंगा आपको यहां से एनसीईआरटी में लेकर। कहां से चलूंगा मैं? यहां से, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मुझे भी उतना ही समझ में आता है बोर्ड चलाना। ठीक है, तो मैं यहां से आपको लेके चलूंगा एनसीईआरटी में। ठीक है, एनसीईआरटी में पीपीटी टेच क्लास 6 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, अब मैं इसको एक बार आपको क्या कर सकता हूं बाबू, मैं एक बार इसको इतना अच्छे से आपको पढ़ा देता हूं ताकि आपको लगे कि नहीं सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये बुके पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बुके पढ़ा रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कुछ अलग ही बात होगी, अलग बात होगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, अगर अलग बात होगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा, ये बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। आपको ये सौरमंडल में पृथ्वी पहला है, पहला ऐसे ही एनसीईआरटी है, आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिएगा। ठीक है, कुछ बातें हैं जो मैं यहां से लाइन बाय लाइन करते चलूंगा। कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकार, ध्यान से थोड़ा सा कलर चेंज, कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनसे कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश हीरे जड़े हों। यानी कह रहा है, जो मैं शुरू में परिचय बताया वही में कह रहा है कि आकाश में जब हम ऊपर देखते हैं तो कुछ वस्तुएं चलचित्र दिखाई देती है, कुछ स्थिर दिखाई देती है, कुछ चमकती है, कुछ नहीं चमकती है। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। अर्थात ये चंद्रमा की बात कर रहा है। चंद्रमा के बारे में मैंने पूरे तरीका से आपको बताया है कि चंद्रमा भी एक प्रकार का उपग्रह है। इसके पास खुद की ऊर्जा नहीं होती है। एक बात याद रखना है, किसकी ऊर्जा? खुद की एक ऊर्जा नहीं होती है। इसमें देखिए खूब बढ़िया से समझाया गया है कि इन चमकीले वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है, स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा होती है। यानी कि मैं पूर्णिमा के बारे में आपको समझा चुका हूं कि पूर्णिमा क्या होती है, उसी को मेन पॉइंट हमने बना के लिख दिया है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होता है। यानी कि जब चंद्रमा हमको पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है तो उस रात को अमावस्या की रात कहते हैं। कह रहे क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? इसलिए क्योंकि सूर्य अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण यह रात में दिखाई देती है और दिन में क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं।
सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। यानी खगोलीय पिंड उसे कहते हैं जो आकाश में विभिन्न प्रकार के चमकते हुए धमकते हुए दिखाई देती है, उसे ही खगोल पिंड कहते हैं। जैसे कि ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा, क्षुद्र ग्रह, तारे, ये उल्का पिंड, उल्कास्म सब इसी में आते हैं। कुछ खगोलीय पिंड कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य यानी कि एक प्रकार का तारा है, उसके पास था। ठीक है, कह रहा है कि बहुत बड़े में उत्सर्जित करते हैं इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, यानी कि तारा इसे कहते हैं जिसके पास खुद की ऊर्जा हो, यह गैसीय गोला के बने होते हैं। चलिएगा, ये थोड़ा सा बात देखिएगा क्या लिखा है। कह रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे के समान ही, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। यानी कि कुछ तारे इतने दूरी पर रहते हैं कि उनकी रोशनी हमारे पास पहुंच नहीं पाती है, अब केवल सूर्य का ही रोशनी प्राप्त करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अपने आवाज से ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें कैसा दिखाई देता है, तो हमें छोटा दिखाई देता है। ये कह रहा है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों को बनाई गई आकृतियां को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल क्या होता है, तो 7 तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, यानी कि सप्त ऋषि कहते हैं, उर्सा मेजर कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, ये अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि माने सप्त माने 7 ऋषि, ऋषि माने संत, यह 7 तारों का क्या होता है, समूह होता है। मैं आपको दिखा चुका हूं पहले ही, क्या है, मैं पहले ही इसके बारे में दिखा भी चुका हूं, अब पहले भी इसके बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, कम से कम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देखिए हूबहू एनसीईआरटी है। ठीक है, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, चलिए साफ तो दिख रहा है, कोई दिक्कत ना है, साफ तो दिख रहा है, कोई दिक्कत ना है, चलिएगा साफ दिख रहा होगा। ठीक है, चलिएगा, कह रहा है कि नक्षत्र मंडल या आर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए, वह आपके आसमान में और अधिक तारों तथा नक्षत्र को, मंडलों को क्या करेंगे, दिखा देंगे। अरे आज भी सोइएगा तो दिख जाएगा वो। ठीक है, कह रहा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा या उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। इस ध्रुव तारा के बारे में हम खूब बढ़िया से आपको समझा चुके हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। सप्त ऋषि से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, यानी कि हम बताए थे कि सप्त ऋषि के ऊपर क्या था, ध्रुव तारा था, जो आपको दिखाए थे। ठीक है, चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं, चित्र 1.1 में देख सकते हैं, लड़की देख रही है, क्या कर रही है, लड़की देख रही है। ठीक है, कह रहा है कि यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में आगे चले, आपस में यदि मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। और कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, ये भी बात याद रखना है। यानी कुछ खगोल पिंड ऐसे होते हैं जिसमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती, ये जरूरी आपको नहीं है। ये बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने होते हैं। ये पट्टियां, इससे इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिएगा, अगला ये है, थोड़ा सा इसको हम सीधा टेढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाना है तो सीधा टेढ़ा कर। चलिएगा आगे देखिएगा। चलिए, जो मैं ग्रह के बारे में आपको बताया हूं, सारे के सारे ग्रहों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। क्या मिलेगी, सारे के सारे ग्रहों के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। आपको परेशान होने की जरूरत ना है। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा, आप लोग एकदम बढ़िया से देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, कह रहा है कि बुध, कह रहा है कि सूर्य के चारों तरफ मैंने एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है, अपना एक चक्कर लगाने में 59 दिन लेता है। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। यह 255 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है, 243 दिन में अपना लगा लेता है। पृथ्वी जानते हैं कि अपना सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटा का समय लेती है, लेकिन अपने अक्ष पर यह 1 दिन में घूम जाती है। चंद्रमा इसकी एक मून माने बोले तो इसका एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है भैया, चंद्रमा है, वो एक ही इसकी संख्या है। मंगल ग्रह को मार्स ग्रह कहते हैं। 687 दिन में यह अपना एक चक्कर लगा लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में कर लेता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है, 0, 2 है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक हैं, माने सबसे सूर्य के नजदीक ग्रह कौन है, मंगल ग्रह है। इसका 2 उपग्रह है, फेबोस और डीमोस, जो कि डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सूर्य का चक्कर 11 साल 11 दिन में, 11 महीने लगभग 12 साल अपने अक्ष पर
घूर्णन में 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है इसके पास। चंद्रमा मतलब ये मून न समझ लीजिएगा, उपग्रह को ही चंद्रमा कहा जाता है, ठीक है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। 29 साल 5 महीने में यह सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन अपने अक्ष पर यह 10 घंटे 40 मिनट में घूम जाता है। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है, लेकिन 53 से बढ़ के 122 हो गया है। 122 हो गया, एक बात याद रखना, ठीक ना। यह बाह्य ग्रह से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, यानी कि यह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, यानी कि इस पर मानव मिशन को भी भेजना संभव ना है, क्योंकि गैसीय गोला है तो उस पर उतर नहीं सकते हैं। यूरेनस कहता है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 84 दिन, अपने अक्ष पर घूमने में 17 घंटा 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम है भैया टाइटेनियम। नेपच्यून को हरा ग्रह कहते हैं, अपने अक्ष पर घूमता है तो 164 दिन में, सूर्य का चक्कर 164 दिन में, अपने अक्ष पर 16 घंटा 7 मिनट में। चंद्रमा की संख्या 13 है। क्या है? चंद्रमा की संख्या 13 है। देख लेते हैं आगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला के लिए फिर मुझे टेढ़ा सोझा करना पड़ेगा, अगला के लिए मुझे फिर टेढ़ा सोझा करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जिंदगी है, टेढ़ा सोझा करके पढ़ना। मेन बात है पढ़ना अच्छा पड़ेगा रे भाई, पढ़ना है, बात खत्म, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग देखिए, आप लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को किसी भी प्रकार से कष्ट होगा तो ये हमें देखा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये क्या आप जानते हैं? तो ये आप देखिएगा कि आपको जानना है कि नहीं जानना है, ठीक है। ये मेरा जानना है तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, ये मेरा जानना है। कह रहे कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के सहारे, इसके सहारे चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल में बहुत सारे मिलते हैं। सौरमंडल में तारे और ग्रह को मिलाकर, उल्कापिंड उल्काश्मों को मिलाकर सौरमंडल बनाया जाता है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सौर परिवार के नाम देते हैं, जिसका मुखिया क्या होता है? सूर्य। यानी कि सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य होता है, ठीक है। सौरमंडल का जन्मदाता क्या होता है? सूर्य होता है। एक बात नोट करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा। कह रहा है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी सूर्य खत्म, खेल खत्म पृथ्वी का। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ये अधिकतम दूरी है, लिख लीजिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच के अधिकतम दूरी कितना है? तो 15 करोड़। अगर कहेगा कि न्यूनतम कितना है, तो लगभग में 14 करोड़ किलोमीटर होता है। दोनों बातें लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ग्रह कह रहा है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या होते हैं? बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी होती है, मंगल होता है, बृहस्पति होता है, शनि होता है, अरुण होता है, वरुण होता है। इसी के बारे में आपको चर्चा करनी होगी, ठीक है। चलिएगा, ये जो हम आपको लिखवाए हैं शुरू में, ये जो हमको आपको लिखवाए हैं कि ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है, जिनमें से क्या है दोस्त? देख लीजिएगा। कह रहा है कि जिनमें से जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में कुछ जानते हैं। जियो का मतलब होता है लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। मेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन करना। मेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन करना। और आइड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप होता है, जो आपको इतना हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर आ जाते हैं, पुनः इस साइड आ जाते हैं। कह रहा है ग्रह के बारे में बता दिए हैं। कह रहे कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, माई, वेरी, क्या है, इफिशियंसी, मदर, जस्ट, सर्व्ड, अस, नोट्स। हम ट्रिक के पीछे नहीं भागते हैं। एक बार मेहनत करके अगर वैसे याद करेगा, 2 बार लेके वो याद हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं, अगला चैप्टर क्या कह रहा है, ठीक है। अगला मतलब लाइन क्या कह रहा है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। ये देखिए, क्या आप जानते हैं कि रात में आसमान में, देखिए कुछ बातें लिखा गया है, देख लीजिएगा ध्यान से। कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि आसमान में देखकर मनुष्य से हमेशा मोहित हुआ है खगोलीय पिंड उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। यानी खगोल शास्त्री वो होते हैं जो खगोल ऊपर दिखने वाली वस्तुओं का पता लगाते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण
सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज भी विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। उसमें से एक आर्यभट्ट भी थे जो कि शून्य और पाई का खोज किए थे। अब कह रहा है कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार होते हैं, नोट करिएगा। ये कैसे चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्ताकार लगाते में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका कार्य एवं आकृति पृथ्वी के आकार के अनुसार है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक 2006 में क्या कर दिया था? 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे कहां रख दिया गया है? तो इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। जैसे कुछ अन्य खोजे गए खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 साइरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? यह बौने ग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। अब हमें पृथ्वी के बारे में दिया है। क्या दिया है देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पे आती है। आकार में कितने नंबर पे आती है? आकार में 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह आती है, 5वें। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार को भू-आभ आकार कहा जाता है। अब कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। यानी कि पृथ्वी ऐसी है जिस पर जीवन जीना संभव है, बाकी किसी पर ना है। यहां पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन इसमें मौजूद होते हैं, जिससे कारण पशु पक्षी हम लोग जी सकते हैं। ठीक है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला रंग का दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि इसमें सबसे ज्यादा पानी है। थोड़ा सा उसको भी एक नजर देख लेंगे। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति 3 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड में बदले हैं। ठीक है, सेकेंड। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना? 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड का समय लगता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ये नोट करके लिखते चलिएगा। क्या करेंगे बाबू? नोट करके लिखते चलिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब कुछ रोचक तथ्य के बारे में हम पढ़ते चलेंगे, जानते चलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अंतरिक्ष इसकी 2/3 सतह पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चल भैया रोचक तथ्य देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, जो 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो नहीं गया है, मैं भी बता देता हूं। ठीक है, अब चंद्रमा क्या होता है? तो चंद्रमा एक प्रकार का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो कहेंगे यह पृथ्वी का। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। याद रखना है, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। ठीक है, कह रहा है कि यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 362 किलोमीटर दूर है, लेकिन एनसीईआरटी 400 कह रहा है तो इसको मान लेंगे। क्या कर रहा है? एनसीईआरटी 400 कह रहा है तो इसको मान लेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, नजदीक है जिसके लिए दिख रहा है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। कह रहा है यहाँ उपग्रह क्या होते हैं, जो सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं वो क्या होते हैं, उसी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, सैटेलाइट जो हम छोड़ते हैं वो क्या होते हैं, उसी के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि प्राकृतिक सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, उसे कृत्रिम सैटेलाइट कहते हैं, जिसके हम लोग भेजेंगे तो कृत्रिम हो जाएगा ना। कह रहा है कि यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसकी प्रकार चक्कर लगाता है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य संरचना का पता लगाने के लिए भेजते हैं। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीका से जब हम लोग भेजते हैं मिसाइल है तो मेडुला उडुला जब बाहर निकल जाता है तो एक सैटेलाइट जाके चारों तरफ घूमती रहती है, वो हमको सिग्नल भेजती रहती है कि पृथ्वी पर कुछ खतरा आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ठीक है, यानी कि उल्का पिंड आने वाला है कि उल्का पिंड नहीं आने वाला है, एक बात याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो कहेंगे जी सर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं,
देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, जीरो लाइन भी ना छोड़ेंगे। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। जब उपग्रह जब कक्षा में प्रवेश करता है तो इस तरीके से अपन पैंट कुर्ता खोल लेता है और चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। हमें लगता है कि चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा है, चलिए है, अच्छा हाँ है, अभी 2-3 बातें छूट गई थी ना। चलिए, कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, यानी कि 1/2 भाग दिखाई देता है, यानी कि 50% दिखाई देता है। मैं लिखवाया हूं इसमें का जो मुख्य पार्ट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे थे, केवल वही पार्ट मैं लिखवाया हूं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा कब लगता है? तो चंद्रग्रहण को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वही होते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं। ये मैं आपको खूब बढ़िया से समझाया हूं। ठीक है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में लिखवा दिए हैं, के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो। सिंपल बात है, जब ईंटा उटा फोड़ते हैं ना तो उसमें से जो चुनियां निकल जाती है तो वही चुनियां है जो उपग्रह क्षुद्र ग्रह है। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड वही होते हैं जो धरती पर धड़ाम से गिर जाए, उसे उल्का पिंड कहते हैं। और जब जल के राख हो जाए उसे उल्कास्म कहते हैं। कह रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसे उल्कास्म कहते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, उसकी को उल्का पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उल्का पिंड कहते हैं। जमीन पर गिरल तो उल्का पिंड, जल के राख हो गई तो उल्कास्म। या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी को देखे हैं? रुक रहे भाई, ये आप लोगों से पूछ रहा है, क्या देखे हैं? तो बोलिए कि हाँ हम देखे हैं। बोलिए कहे कि जी सर देखे हैं। कह रहा है यहां पर कि यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे है। कह रहा है कि आप जब ऊपर देखते हैं तो बहुत सारे पट्टी देखते होंगे तारों का। हाँ देखते हैं सर। तो असंख्य तारे के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी की एक बहिन है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। बस कह रहे कि हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। मैंने कह रहा है कि बहती एक नदी सी थी। ठीक है, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों या बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों तारों को मिलाकर आकाशगंगाएं हमारी बनती है। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। ये कई बार बता चुके हैं। क्या नाम है? हमारी आकाशगंगा का नाम है भैया मंदाकिनी। ठीक है, कह रहा है कि आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यानी कि देखो हम आपको नोटिस यहां समझा रहे हैं। देखो सुन भैया, असंख्य तारों के समूह, असंख्य तारे के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा कहते हैं। लेकिन असंख्य आकाशगंगा के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं? असंख्य आकाशगंगा के समूह को हम लोगों ने क्या कह दिया है? ब्रह्मांड कह दिया है। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अत्यधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में नाकामयाब रहे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। कह रहा है कि वैज्ञानिक यहाँ फेल मार गए हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम इसी क्या है भैया? हिस्सा है। देखो ये छोटिया क्या कह रही है, सुन छोटी क्या कह रही है? छोटी कह रही है कि सबसे बड़ा होता है ब्रह्मांड, यानी असंख्य तारों के, असंख्य आकाशगंगा को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। असंख्य तारों को मिलाकर आकाशगंगा बनता है। और सौरमंडल किससे बनता है? तो ग्रह और तारे को मिलाकर सौरमंडल बनता है। ये आई कह रही कि हम सूर्य हैं। क्या है? अपने आप को बीच में रख के ये हमारी छोटी बच्ची कह रही है कि हम सूर्य हैं। ठीक है,
चलिए, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसने लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र पर आप प्रकाश डालें और चित्र में ध्यान से देखिए। यानी कह रही है कि हम हैं पृथ्वी, मैंने हम बीच में बानी। आप पृथ्वी कहाँ भी आ तो सौरमंडल में, या सौरमंडल कहाँ बा आकाशगंगा में, आकाशगंगा में ब्रह्मांड में बा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, अभ्यास प्रश्नों को थोड़ा सा देखेंगे और अभ्यास प्रश्न क्या कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप में क्या देंगे? लिखना है। अच्छा, लिखना थोड़े, हमको लिखना वाला सही थोड़े बताना है, हमको सही सही गलत बताना है। ठीक है, सही गलत बताना है। चलिए, कह रहा है कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो यह पृथ्वी है, याद रखना है। ठीक है, कौन है भैया? पृथ्वी है, याद रखना है। ठीक है, हमको लगता है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल देखिए, पूरा का पूरा टोटल खत्म करने के बाद ही कुछ बात होगी। ठीक है, कह रहा है बाबू कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार लगाते हैं? तो यह दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। देखें, जितना पढ़ाए हैं हूबहू वही आंसर आपको मिल रहा है, केवल टिक करना है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच घूमते हैं? तो मैं अभी बताया हूं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। खाली स्थान को भरना है, तो ये आपका काम है खाली स्थान को भरना। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा और भर दीजिएगा। ठीक है, क्लास 6 के बच्चे भर दीजिएगा। ठीक है, आओ कुछ करें, सौरमंडल एक चार्ट बनाए और देखें। ठीक है, आओ खेलें। खेल भैया के रोक ले बात हो, खेल। यानी कि हमको लगता है कि अब चैप्टर नंबर आगे बढ़ेंगे, ये आप लोगों के लिए मेरे लिए ना है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ग्लोब और अंशांश। क्या पढ़ेंगे? ग्लोब और अंशांश कल पढ़ेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें, आपका अपना ही परिवार है, आस एजुकेशन परिवार। मेरा नाम मुकेश कुमार है दोस्त। अब मैं चलता हूं, अब विदा करिए अब हमको खुशी के साथ, हंसी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्त, बाय बाय।